हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बेटा कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ वीकेंड आपका बहुत अच्छा रहा, आपने अच्छे से स्टडी की। कुछ बच्चों के 1 या 2 पॉइंट्स में डाउट थे, उन डाउट्स को मैं अब लेने वाला हूँ और सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आज है हमारी वीडियो नंबर 11। वीडियो नंबर 11 यानी इससे पहले हमारी 10 वीडियोस हो चुकी हैं, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 हम कवर कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। बेसिक्स आप सब बच्चों को क्लियर है, बुक्स आप सब बच्चों के पास आ चुकी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अगर बुक्स नहीं है तो आज या कल में जल्दी से जल्दी बुक्स ले आओ। सेकंड थिंग, कोई डाउट है कॉल मैसेज आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसके अंदर एक पॉइंट है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹17,500। उससे पहले ध्यान से समझो एक बात, बच्चे ध्यान से समझना। हाँ जी, हमने गुड्स परचेज की थी, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज की थी ऑन क्रेडिट, कितने की? 18,000 रुपीज। इसके 2 इफेक्ट बताइए। पहला इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट है जी, गुड्स आए यानी कि स्टॉक बढ़ गया। सेकंड, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी बढ़ गई 18,000 रुपए से, ठीक है जी। हमने इस क्रेडिटर को 18,000 रुपए देने हैं, यह बात आप सबको आती है। अगर बेटा नेक्स्ट लाइन में लिखा होता पेड टू क्रेडिटर 17,500, क्या लिखा होता जी? पेड टू क्रेडिटर 17,500। एक सेकेंड बेटा, आप सब एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी बेटा, अगर यहां लिखा होता पेड टू क्रेडिटर 17,500 तो हम क्या करते? हम क्रेडिटर से 17,500 माइनस कर देते और हमारे पास 500 के क्रेडिटर बच जाते। ये कब होता? अगर फुल सेटलमेंट ना लिखा होता, अगर सिंपल लिखा होता पेड टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को 18,000 रुपए देने हैं, वो बोलता पेड टू क्रेडिटर 17,500, तो हम नॉर्मली माइनस कर देते, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता और कैश से भी माइनस कर देते। पर बेटा इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में लिखा है देने थे 18,000, दे दिए 17,500 और फुल सेटलमेंट हो गई। फुल सेटलमेंट का मतलब अब हमने उसको 500 रुपए नहीं देने। सर क्या मतलब? बच्चे ध्यान से समझो, किसी को 18,000 रुपए पे करने हैं, किसी को 18,000 रुपए पे करने हैं और वो पर्सन हमें बोलता है कि तू मुझे आज ही 17,500 रुपए दे दे, 17,500 रुपीज मुझे आज ही पे कर दो, मैं आपसे उसके बाद कभी पैसे नहीं मांगूंगा। इसका मतलब कंपनी को, बिजनेस ने देने थे 18,000 पर फुल सेटलमेंट हो गई 17,500 में, यानी 500 रुपए का कंपनी को बेनिफिट हो गया। 500 रुपए का कंपनी को बेनिफिट यानी कि 500 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। एक तरह से ये क्या हो गया? डिस्काउंट। सर डिस्काउंट क्या होता है? बच्चे ध्यान से समझिए, डिस्काउंट क्या होता है। पहले आप मुझे बताइए, डिस्काउंट खर्चा होता है या इनकम होती है? लॉस होता है या प्रॉफिट होता है?
कोई बच्चा कह रहा है सर डिस्काउंट लॉस होता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं डिस्काउंट प्रॉफिट होता है, और मैं बोलता हूं आप दोनों तरह के बच्चे गलत हो। बच्चे देखो, डिस्काउंट प्रॉफिट भी हो सकता है, डिस्काउंट लॉस भी हो सकता है, डिस्काउंट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सर मतलब देखो जी, अगर तो डिस्काउंट बिजनेस को मिला, अगर डिस्काउंट बिजनेस को मिला तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट, अगर डिस्काउंट बिजनेस दे रहा है तो बिजनेस के लिए लॉस। सिंपल सी बात है। बच्चे देखो, मैं एक टीचर हूं, मैं मार्केट में कपड़े खरीदने गया, मुझे डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट मेरे लिए क्या बन गया? प्रॉफिट बन गया। अपनी बुक्स बना रहा हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट क्या है? मेरे लिए प्रॉफिट। और एक बच्चा मेरे पास आया, उसने बोला कि सर मैं आपको पूरी फीस नहीं दे सकता, थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए। तो बच्चे, अब की बार डिस्काउंट मैं दे रहा हूं तो डिस्काउंट मेरे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। तो डिस्काउंट कैन बी इनकम, कैन बी प्रॉफिट, सॉरी, डिस्काउंट कैन बी इनकम, कैन बी एक्सपेंस, इट कैन बी प्रॉफिट, इट कैन बी लॉस, डिस्काउंट कैन बी एनीथिंग। डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है, बस हमें देखना है बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव हुआ या बिजनेस ने डिस्काउंट पे किया, अलाउ किया। अगर बिजनेस को डिस्काउंट मिल रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो ध्यान से समझिए, किसी पर्सन के 18,000 रुपए देने थे, बिजनेस ने 18,000 रुपए देने थे, उस पर्सन ने कहा कि आप हमें 17,500 दे दो, आपको उसके बाद कुछ नहीं देना, हम आपकी फुल सेटलमेंट कर देंगे। तो हमारे सारे क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे, 500 का हमें बेनिफिट हो जाएगा। तो मेरे बेटा, आपको मैं फटाफट इस ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट समझाता हूं। इस ट्रांजैक्शन के मेरे बेटा कितने इफेक्ट होंगे? 3 इफेक्ट होंगे। सर कैसे? आइए देखते हैं। सपोज करो 3 चीजें हैं, एक है कैश, ठीक है, इधर है कैपिटल प्लस क्रेडिटर। मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, आप बना लेना। देखो, पहली एंट्री में ट्रांजैक्शन नंबर 1 में आपने इन्वेस्ट किए थे 70,000, कैश में भी आगे थे, कैपिटल में भी आगे थे। सेकेंड एंट्री में आपने गुड्स परचेज की तो स्टॉक आ गया 18,000, क्रेडिट में था इसलिए लायबिलिटी क्रेडिट होगी 18,000। ये आप सबको समझ आती है बात। ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2। अब ट्रांजैक्शन नंबर 3, किसी को 18,000 रुपए देने थे क्रेडिटर को 18,000 पे करने थे, वो बोलता है आप हमें 17,500 दे दो और फुल सेटलमेंट, सारी बात खत्म। तो बच्चे मुझे बताओ, कैश कितना दिया मैंने? 18,000 दिया या 17,500? सर कैश हमने दिया 17,500, तो 17,500 पे कर दिया, माइनस हो जाएगा। स्टॉक पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों? मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन नंबर 3, पेड टू क्रेडिटर। जब मैं क्रेडिटर को पैसे दूंगा तो मेरा कैश कम हो जाएगा और मेरे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। क्रेडिटर को 17,500 रुपए दिए। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, आप मेरे क्रेडिटर कितने कम होंगे? क्या मेरे क्रेडिटर 17,500 से कम होंगे या मेरे क्रेडिटर सारे खत्म हो जाएंगे? सर यहां लिखा है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है अब क्रेडिटर बिल्कुल भी नहीं बचे, सारे के सारे क्रेडिटर खत्म हो गए। तो मैं बोलूंगा 18,000 क्रेडिटर खत्म हो गए। मैं 17,500 से माइनस नहीं कर सकता वरना मेरे क्रेडिटर बच जाएंगे। जब उसने बोला फुल सेटलमेंट मतलब सारे खत्म, और 500 का मुझे प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट मतलब कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट आएंगे मेरे बच्चे। पहला इफेक्ट, ये कैश जाएगा 17,500, 500 का प्रॉफिट और 18,000 रुपए क्या हो जाएंगे? सर 18,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आया तो मेरे बेटा आप मुझे कॉल कर लेना, इस डाउट को ले लेना। हाँ जी बेटा,
अब जो हमारा क्वेश्चन है मेरे बेटा, अब जो हमारा क्वेश्चन है मैं आपको करा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 3, पॉइंट नंबर लास्ट ये आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9। इसके अंदर लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। बेटा जी डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। जब एसेट की वैल्यू में कमी आती है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एसेट की वैल्यू में कमी डेप्रिसिएशन कहलाता है। हाँ जी सर, हमें ये बात समझ आ गई है। एसेट की जब वैल्यू में कमी होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट बताओ। एक तो आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी एसेट में से माइनस हो जाएगा। सपोज करो फर्नीचर है, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा तो फर्नीचर की वैल्यू कम कर दो। एक इफेक्ट समझ आ गया। सेकंड इफेक्ट बच्चे मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? सर डेप्रिसिएशन कंपनी के लिए लॉस है। एसेट की वैल्यू में कमी आना डेप्रिसिएशन, ये कंपनी के लिए लॉस है। तो दूसरा इफेक्ट है लॉस मतलब कैपिटल से माइनस। सिंपल। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट मैं चाहता था बच्चा खुद करे, अपनी मर्जी से करे, अपने दिमाग से करे। क्या मतलब? डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट। एक तो डेप्रिसिएशन लॉस होता है। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है कंपनी के लिए, लॉस है तो कैपिटल से माइनस। एक इफेक्ट ये हुआ। दूसरा, डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू में कमी आती है तो एसेट में से माइनस कर दो। सिंपल से दो इफेक्ट थे इसके, फटाफट नोट करो। जिंदगी है अमानत हजूरात की, अपने बच्चे समझ के हाँ जी मेरे बच्चे, होप सो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। इसके बाद अच्छा बच्चे, एक वैसे ही ट्रांजैक्शन है, हल्के से डिस्कस कर लेता हूं। एक है कैश, एक है बैंक, दोनों एसेट में आती है। कैश क्या होता है? कैश हमारे लिए एसेट है, बैंक भी हमारे लिए एसेट है। कंपनी का बैंक बैलेंस कंपनी के लिए क्या है? एसेट है। अगर किसी ने कैश में पैसे दिए हैं तो कैश यहां पे आ जाएगा। अगर किसी ने बैंक में पैसे डाले हैं तो बैंक में ऐड हो जाएगा। अगर बैंक से पैसे गए हैं तो बैंक से माइनस कर दो, कैश से पैसे गए हैं कैश से माइनस कर दो। कहने का मतलब, अगर आपने किया परचेज गुड्स, आपने गुड्स खरीदे और पेमेंट आपने कैश में नहीं करी, आपने चेक के थ्रू करी, बैंक के थ्रू करी, तो कैश से माइनस नहीं होगा, बैंक से माइनस होगा। कहने का मतलब कैश और बैंक एक जैसे ही ट्रीट होते हैं। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश से हुई है तो कैश से माइनस होगी, बैंक से हुई है तो बैंक से माइनस होगी। समझ आ गई? और अगर एक ट्रांजैक्शन है बच्चे, सारे बच्चे ट्रांजैक्शन बताओ मुझे। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कितना? 20,000 रुपीज। एक कंपनी ने अपने बैंक में 20,000 रुपए जमा कराए, इसके दो इफेक्ट बताओ। सिंपल, कंपनी की पॉकेट से कैश चला गया। जब आप कैश बैंक में जमा कराओगे तो कैश में से 20,000 माइनस हो जाएंगे और बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक में 20,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे आ गए, कैश से पैसे चले गए। सिंपल। ठीक है बेटा? हाँ जी, वेरी गुड। चलो जी, अब बच्चे हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इसके बाद कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा। ऑलमोस्ट ये टॉपिक होने के बाद 70% ऑफ द चैप्टर विल बी फिनिश्ड। आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा इस टॉपिक के बाद। फिर एक और क्लास, उसमें लास्ट टॉपिक और चैप्टर खत्म। यानी अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट भी है और सेकंड लास्ट टॉपिक भी है।
बच्चे देखिए, हम पढ़ते हैं एक्सपेंस और इनकम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मैं कराने वाला हूं। देखिए जी मेरे बच्चों, हम पढ़ते हैं एक्सपेंस और हम पढ़ते हैं इनकम। एक्सपेंस और इनकम। बच्चे एक्सपेंस के आगे दो तरह के एक्सपेंस और हो सकते हैं। कौन कौन से? एक है होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक होता है जी प्रीपेड एक्सपेंस। इनकम भी दो तरह की, एक्रूड इनकम, एक्रूअल नहीं, एक्रूड, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। सर ये क्या होता है? बच्चे क्या होता है, क्यों होता है, भी समझेंगे। उससे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है। वो बात क्या है ये ध्यान से समझो। कभी भी लिखा है वर्ड आउटस्टैंडिंग, क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड कहीं भी आ जाए, इसका मतलब बात चल रही है एक्सपेंस की। अगर लिखा है आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, इसका मतलब बात चल रही है एक्सपेंस की, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आउटस्टैंडिंग इनकम है, प्रीपेड इनकम है। +1 के लिए आपको यह बात ध्यान रखनी है, अगर लिखा है आउटस्टैंडिंग तो आउटस्टैंडिंग से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एक्सपेंस की बात हो रही है। अगर लिखा है प्रीपेड तब भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि सर ये एक्सपेंस की बात की है। ऐसे ही अगर लिखा है एक्रूड या लिखा है अनअर्न्ड, अनअर्न्ड का एक और नाम है इन एडवांस। अनअर्न्ड का एक और नाम है इन एडवांस। अगर लिखा है एक्रूड और अनअर्न्ड तो इसका मतलब बात चल रही है इनकम की। किस चीज की बात चल रही है बेटा? इसका मतलब बात चल रही है इनकम भी। कभी भी एक्सपेंस के साथ एक्रूड एक्सपेंस या अनअर्न्ड एक्सपेंस नहीं वर्ड यूज होगा। एक्सपेंस के केस में दो वर्ड यूज होंगे, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। इनकम के केस में दो वर्ड यूज होंगे, एक्रूड एंड अनअर्न्ड। कहने का मतलब मेरे बच्चे ये है, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। बेटा बच्चे बीकॉम में आ जाते हैं, वो आउटस्टैंडिंग को इनकम समझ लेते हैं, प्रीपेड को इनकम से रिलेट कर देते हैं। मैं आपको आज एक बात बोल रहा हूं, कभी भी वर्ड लिखा है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है मतलब एक्सपेंस की बात होने वाली है। अगर एक्रूड या अनअर्न्ड है मतलब इनकम की बात होने वाली है। सर हम आपकी बात समझे नहीं। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है, बच्चे मुझे बताओ रेंट क्या है? रेंट क्या है, एक्सपेंस या इनकम? अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर रेंट है एक्सपेंस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर रेंट होता है इनकम, कुछ बच्चे कहते हैं रेंट है एक्सपेंस, कुछ बच्चे बोलते हैं रेंट है इनकम। आप दोनों फिर गलत हो बच्चे। रेंट कैन बी एक्सपेंस, कैन बी इनकम। रेंट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सर कैसे? आइए देखते हैं कैसे। अगर तो रेंट रिसीव हुआ, अगर एक बिजनेस को रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट आ रहा है, तो रेंट इनकम है। अगर रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पेड। अगर एक कंपनी रेंट पे करती है तो रेंट उसके लिए खर्चा है। अगर वो रेंट रिसीव करती है तो रेंट उसके लिए इनकम है। तो बच्चे अगर लिखा है खाली रेंट, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये एक्सपेंस है या इनकम। हीरो मत बन जाना कि रेंट है मतलब एक्सपेंस है, रेंट है मतलब इनकम ना। आपको देखना पड़ेगा कि क्या रिसीव है या पेड है। अगर लिखा है रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड मतलब इनकम, रेंट पेड मतलब एक्सपेंस। ये तो सारे बच्चे समझ जाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन कुछ और है। अब आपको पता चल गया रेंट कैन बी इनकम, कैन बी एक्सपेंस, इफ रिसीव्ड देन इनकम, इफ पेड देन एक्सपेंस। इतना तो क्लियर है। इनकम हमेशा रिसीव होती है, खर्चे हमेशा पे होते हैं।
ये बात पता है ना, खर्चा मतलब जेब से पैसा जाएगा, इनकम मतलब पैसे आएगा। अब बच्चे सिर्फ लिखा है रेंट, बताओ क्या है, बताओ क्या है। अब बच्चे मुझे कह रहे हैं सर बताओ तो सही, रेंट रिसीव है या पे है। अगर रिसीव है तो हम मान लेंगे इनकम है, अगर पेड है तो हम मान लेंगे एक्सपेंस। इतनी बात समझ आ गई। अब मेरा क्वेश्चन, ना मैं रिसीव्ड लिखूंगा ना मैं पेड लिखूंगा, मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग रेंट। अब बताओ इनकम है या एक्सपेंस है? वेरी गुड सर, अगर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड आ जाए इसका मतलब होगा खर्चा। अगर बात है प्रीपेड की, अगर ये लिखा होता आउटस्टैंडिंग रेंट या प्रीपेड, मतलब क्या है? खर्चा है ये। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस ही दो तरह के होते हैं, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। अगर लिखा होता एक्रूड रेंट, क्या लिखा होता? एक्रूड रेंट या फिर अनअर्न्ड रेंट, अगर ये लिखा होता इसका मतलब है इनकम। सर कहना क्या चाहते हो? मेरे बच्चे मैं आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिसीव और पेड ये तो सब अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि रिसीव का मतलब इनकम, पेड का मतलब एक्सपेंस। पर बच्चे आपको इससे भी आइडेंटिफाई करना है, जहां भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड आएगा इसका मतलब बात हमेशा चलेगी किसकी? हमेशा चलेगी बात एक्सपेंस की। अगर वर्ड आया एक्रूड और अनअर्न्ड, इसका मतलब बात हमेशा चलेगी इनकम भी। कभी भी एक्सपेंस के लिए ये दोनों वर्ड यूज नहीं होंगे, कभी भी इनकम के लिए ये दोनों वर्ड नहीं यूज होंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना पता चला, अभी आइडेंटिफाई कर पाओगे। आपको ये नहीं पता आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, आपको नहीं बताया प्रीपेड का मतलब क्या है, सिर्फ इतना बताया अगर ये वर्ड आ जाए मतलब एक्सपेंस की बात होने वाली है, ये वर्ड आ जाए मतलब इनकम की बात होने वाली है। सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं। अगली बात मैं आपको अब करूंगा कि सर आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है। चलो जी, आइए मेरे बच्चे, पहला वर्ड लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बच्चे देखो नाम से ही पता चल रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है। आउटस्टैंडिंग यानी कि पेंडिंग, मतलब अभी आउटस्टैंडिंग है, पे करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा तो कर दिया पर अभी पैसे देने बाकी हैं। सर क्या मतलब? ये देखिए जी, ये दो ईयर है, ईयर 1 है, ईयर 2 है। मैं बच्चे यहां पे ईयर 1 की अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ईयर 1 की अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहा हूं। ठीक है बच्चे, ईयर 1 में मैंने कोई खर्चा कर दिया। सपोज करो बच्चे, आप बच्चों का एग्जांपल लेते हैं, आपने ट्यूशन ले ली। यहां पे ट्यूशन ली है आपने ईयर 1 में, ईयर 1 में आपने स्टडी कर ली, पर पूरा साल आप पढ़ तो लिए पर आपने पैसे पे नहीं किए। पैसे आप फ्यूचर में पे करोगे। तो बच्चे इस साल का, पहले तो ये बताओ, ट्यूशन यहां ली, पैसे यहां पे करोगे, तो अभी पैसे पे करने पेंडिंग है ना, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कि खर्चा तो कर लिया अभी पैसे पे नहीं किए। तो बच्चे मुझे बताओ, ट्यूशन यहां पे ली, पे ईयर 2 में किया, तो ये किस ईयर का एक्सपेंस है? सर ये ईयर 1 का एक्सपेंस है। यहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्चा तो कर दिया पर पे फ्यूचर में करेंगे, पे बाद में करेंगे। तो ये आज का खर्चा माना जाएगा या बाद का खर्चा? बेटा ये आज का खर्चा है, पे किया है नहीं है, ये आज का खर्चा है। तो बच्चे ध्यान से सुनो, ईयर 1 में आउटस्टैंडिंग, मैं ईयर 1 के अकाउंट्स बना रहा हूं, ईयर 1 के
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ईयर 1 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट बताओ क्या होंगे। देखो बच्चे, पहला, ईयर 1 का खर्चा है या नहीं, सर ईयर 1 का खर्चा है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, एक तो इस साल का खर्चा होता है। दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका, सर दूसरा, अभी मुझे पे करना है मतलब मेरी लायबिलिटी बन गई। देखो बच्चे, एक तो खर्चा होता है, मैंने खर्चा किया साथ साथ पे कर दिया, वो कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है। मेरा इस साल का खर्चा था, इस साल में पे हो गया, वो कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है, वो नॉर्मल एक्सपेंस है। पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है खर्चा कर दिया, अभी पैसे नहीं दिए, पैसे पे करने बाकी है, यानी हमारे सिर पे एक लायबिलिटी क्रिएट होगी। क्या होगी, हमारे सिर पे एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। समझ आई? आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। तो बच्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक तो इस साल का खर्चा है, दूसरा क्या है, इस साल की लायबिलिटी है। तो जहां भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा उसके दो इफेक्ट क्या होंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट होते हैं बच्चे, ध्यान से समझना विद लॉजिक, रट्टा नहीं लगाना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट हैं, एक वो इस साल का खर्चा माना जाता है, दूसरा बच्चे वो इस साल की लायबिलिटी बन जाती है। ये होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट। एक्सपेंस का मतलब लॉस, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल में माइनस और दूसरा लायबिलिटी बन जाएगी। तो बच्चे, अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर एक तो अभी ये पे करना है, तो एक तो हमारी बन गई लायबिलिटी, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इस साल का खर्चा माना जाएगा, इस साल का ही खर्चा है, इस साल में ही बुक करेंगे, तो इस साल का लॉस माना जाएगा, तो लॉस का मतलब कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो जहां भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा इसके ये दो इफेक्ट आएंगे, इसको नोट कर लेना। एक और एग्जांपल हल्का सा देखो बच्चे, ये है मंथ, मैं 2 मिनट के लिए ईयर की जगह मंथ ले लिया, ये मंथ 1 है, ये मंथ 2 है। आप सब इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में जानते हो, है ना। हम क्या करते हैं, हम बच्चे पहले मंथ में बिजली कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज हम इस मंथ में करते हैं, फिर बिल पे करते हैं, हम यहां पे बिल पे करते हैं नेक्स्ट मंथ में। क्यों? क्योंकि पहले महीने हम पूरा कंज्यूम करेंगे, फिर जितनी हमने कंज्यूम करी होगी नेक्स्ट मंथ हमारे पास बिल आ जाएगा, हम पे कर देंगे। तो बच्चे मुझे बताओ, बिल पे किया मैंने यहां पे, यूज किया यहां पे, तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा इस महीने का माना जाएगा, इस महीने का, सर इस महीने का माना जाएगा। तो बच्चे, एक तो इस महीने का एक्सपेंस माना जाएगा, सेकंड मेरे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। जैसे जैसे हम बिजली के बिल को यूज करते जाएंगे, बिजली को यूज करते जाएंगे, हमारे सिर के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर में उसको पे करना है। अगर आज रात को आप एसी में सो जाओगे ना बेटा, या अभी बैठ के आप एसी में बैठे हो आराम से, मैं भी एसी चला रखा है बच्चे, अभी तो मैं खर्चा कर रहा हूं, साथ ही साथ मेरे सिर के ऊपर एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है कि फ्यूचर में मुझे इसका बिल पे करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा तो आज कर लिया, पे हम बाद में करेंगे, है ना। तो एक तो हमारे ऊपर लायबिलिटी बन गई, लायबिलिटी क्या होती है, जो फ्यूचर में पे करना होता है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसी साल का खर्चा है, तो दूसरा इफेक्ट क्या आ जाएगा, इस साल का खर्चा और लॉस यानी कैपिटल। तो बच्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, समझ आया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब खर्चा कर दिया, अभी पे करना बाकी है, अभी देना है, पैसे अभी देने हैं, तो एक तो लायबिलिटी है, देने हैं, दूसरा क्या है बच्चे, इस साल का खर्चा है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, दो इफेक्ट लिख लो, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होंगे। सर लायबिलिटी में कैसे, लायबिलिटी में अलग से कॉलम बन जाएगा, जैसे क्रेडिटर कॉलम बनता है ना, अलग से कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, लायबिलिटी में अलग से क्रिएट हो जाएगी। हाँ जी सर, हमें समझ आ गई बात। ये था बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब हम बात करते हैं व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस।
क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस? नाम से ही पता चल रहा है प्रीपेड। देखो आउटस्टैंडिंग क्या था? खर्चा कर दिया, पे नहीं किया। प्रीपेड क्या है? प्रीपेड, पहले ही पे कर दिया, पहले ही पे कर दिया, खर्चा अभी हुआ ही नहीं। पहले पैसे दे दिए और फिर खर्चा किया बाद में। कहने का मतलब समझ लेते हैं एग्जांपल से। ये है ईयर 1, ये है ईयर 2। हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो बना रहे हैं वो ईयर 1 की बना रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन ईयर 1 की बना रहे हैं। ठीक है जी। बच्चे देखो, ट्यूशन आपने लेनी थी ईयर 2 में, ट्यूशन आपने लेनी थी ईयर 2 में, आपने पे कर दिया एडवांस, पे कर दिया ईयर 1 में। ईयर 1 में पे कर दिया, खर्चा बाद में होना था, पे पहले कर दिया। तो बच्चे इस साल के लिए ईयर 1 के लिए क्या बन गया? ये बन गया प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बन गया? प्रीपेड एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि ट्यूशन अगले साल लेनी है, पे आज कर दिया, तो आज के लिए क्या है? ये प्रीपेड एक्सपेंस है। अब बच्चे मुझे बताओ, ये इस पैसे यहां दिए, खर्चा यहां करना है, तो यहां का खर्चा माना जाएगा या यहां का खर्चा माना जाएगा? सर ये यहां का खर्चा नहीं है, ये यहां का खर्चा है। ठीक है, तो आज इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? ध्यान से समझो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो आज का ही खर्चा था, आज की लायबिलिटी थी, तो ये इफेक्ट हो गए। प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट बताओ। बच्चे देखो, आज मैं पे कर रहा हूं ना, फ्यूचर का खर्चा आज पे कर रहा हूं, तो आज एक तो मेरे कैश में से माइनस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस मैं एडवांस में पे कर रहा हूं, मैं आज ही पे कर रहा हूं फ्यूचर का पैसा, तो एक तो आज मेरा कैश कम हो जाएगा, एक इफेक्ट कैश में से माइनस हो जाएगा। दूसरा बच्चे ये मेरी एसेट बन जाएगी। सर एसेट कैसे? देखो जी, देखो बच्चे एसेट कैसे? आज मैंने पैसा पे कर दिया, अब बदले में मुझे सर्विस लेनी है। मैं कोई भी खर्चा एडवांस में पे कर दूंगा, कोई भी खर्चा बेटा जब मैं एडवांस में पे कर दूंगा तो बदले में कुछ लेना है ना, बदले में मुझे ट्यूशन की सर्विस मिलेगी ना। तो बच्चे कुछ लेना होता है तो एसेट, फ्यूचर में कुछ देना है तो लायबिलिटी, फ्यूचर से कुछ लेना है तो एसेट। तो बच्चे जैसे ही प्रीपेड एक्सपेंस होगा, एक तो मेरा कैश कम हो गया, कैश में से माइनस, दूसरा मेरी एसेट क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि मैंने एडवांस पे कर दिया। जैसे आप लोग हो बेटा, आप लोग ने मुझे ट्यूशन फीस एडवांस में पे कर दी, आप सबने 2 महीने की फीस मुझे एडवांस में पे कर दी, तो बच्चे आपका एक तो कैश कम हो गया, दूसरा आपके लिए क्या है? एसेट है, क्योंकि अब आप मुझसे सर्विसेज ले रहे हो, फ्यूचर में आप सर्विस लोगे। तो ध्यान से समझिए, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है? मान लो मैंने अपने नौकर को बोला, मेरा एक नौकर है, एक सर्वेंट है, मैंने उसको अगले साल की फीस आज ही दे दी। अपने नौकर की सैलरी जो मुझे नेक्स्ट ईयर पे करनी थी वो मैंने एडवांस में पे कर दी, तो एक तो मेरा कैश कम हो जाएगा, दूसरा बच्चे मेरी एसेट क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मैं फ्यूचर में उससे अपनी सर्विसेज लूंगा। समझ आ गई? जब भी हम एडवांस पेमेंट करते हैं कहीं भी, तो एक तो हमारा कैश कम होता है, दूसरा हमारे ऊपर एसेट क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि बदले में कुछ लेना है, एडवांस में पैसा दूंगा तो कुछ तो लूंगा ना, तो बदले में लेना है मतलब एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट देखो क्या होंगे बच्चे, एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा, दूसरा हमारी एसेट क्रिएट हो जाएगी। होप सो आप सबको ये बात समझ आ रही है, बहुत अच्छे से समझ आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी पे करना है, कैश तो कुछ गया नहीं, तो इसलिए कैश में से माइनस हुआ ही नहीं था। ध्यान से समझो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब इस साल का खर्चा है, एक खर्चे में चला गया, एक लायबिलिटी बन गई। प्रीपेड में क्या हुआ? एक बच्चे कैश में से माइनस हो गया और एक हमारी एसेट बन गई। तो इन दोनों को आप नोट कर लो अच्छे से। अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर मेरे बच्चे अब हम पढ़ने वाले हैं 3।
हाँ जी। अब है बच्चे बात एक्रूड इनकम। 4 आइटम सीखने ना हमें आज। क्या क्या सीखना है बच्चे हमें? एक हमने पढ़ा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक हमने पढ़ा बच्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक हमने पढ़ा प्रीपेड एक्सपेंस, एक हम पढ़ रहे हैं एक्रूड इनकम, और एक हमने पढ़नी है अनअर्न्ड इनकम। सर क्या होता है एक्रूड इनकम? बच्चे देखो, एक्रूड इनकम, इनकम मतलब मिलनी है, एक्रूड का मतलब भी होता है पेंडिंग। मतलब हमने अर्न तो कर लिया, कमा तो लिया, अभी पैसे नहीं मिले, पैसे मिलने पेंडिंग है। मतलब एक्रूड इनकम का मतलब है इनकम तो कमा ली, काम तो कर लिया, पर अभी पैसे नहीं मिले। सर एग्जांपल से समझाओ। देखो जी बच्चे, मैं एक टीचर हूं, पहले 2 हमने जो क्वेश्चन किए वो स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखा, अब मैं देखता हूं टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू, एक बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू। सपोज करो बच्चे मेरे लिए ट्यूशन फीस क्या है? इनकम है। बच्चे मैंने आपको ईयर 1 में ट्यूशन दे दी, ट्यूशन गिवन, फी रिसीव्ड हेयर। क्या मतलब है जी? बच्चे मैंने यहां पे आपको ट्यूशन दे दी, ट्यूशन दे दी तो मेरे लिए इनकम जनरेट हो गई पहले, और मुझे पैसे मिले यहां। तो मुझे बताओ इनकम इस साल की मानी जाएगी या इस साल की मानी जाएगी? सर इनकम इस साल की मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इस साल में कमाई है ना, जिस ईयर में अर्न की है उस ईयर की इनकम मान लो, जब मिली हमें नहीं देखना। एक्रूल याद है ना? तो बच्चे इस साल की इनकम ये नहीं मानी जाएगी। हाँ है ना? एक्रूड इनकम का मतलब होता है अर्न तो कर लिया, कमा तो लिए, पर अभी पैसे जेब में नहीं आए। तो बच्चे एक्रूड इनकम के 2 इफेक्ट बताओ। एक तो इस साल की इनकम है, इनकम मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब कैपिटल में ऐड। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम के 2 इफेक्ट, एक तो मेरी इस साल की इनकम है, दूसरा अभी मिलनी है या पे करनी है? सर अभी रिसीव करनी है, फ्यूचर में पैसे लेने हैं, लेने हैं तो क्या हो गया? एसेट। लेने हैं तो क्या हो गया? एसेट। बात समझ आई बच्चे? एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब होता है कमा तो ली, इस ईयर में ईयर 1 में मैंने अर्न तो कर ली, पर अभी रिसीव नहीं हुई। अर्न कर ली तो एक तो इस साल की इनकम है, इनकम मतलब इनकम। सेकंड इफेक्ट है अभी फ्यूचर में लेना है पैसा, पैसा रिसीव करना है, लेना है मतलब एसेट। तो एसेट का मतलब एक एसेट, और दूसरा इफेक्ट बच्चे कैपिटल में ऐड। क्यों? क्योंकि इनकम है। तो बच्चे एक्रूड इनकम के, किसके मेरे बच्चे? एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम के 2 इफेक्ट देखते हैं। 2 इफेक्ट देखते हैं बच्चे एक्रूड इनकम के। एक तो बच्चे इस साल की इनकम है, एक तो इस साल की इनकम है, एंड सेकंड क्या है? सेकंड है मेरे बच्चे एक्रूड इनकम, एक तो इस साल की इनकम है, सेकंड बच्चे ये हमारे लिए एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि अभी रिसीव होनी है। एक्रूड का इनकम का मतलब होता है पेंडिंग इनकम, कमा तो लिया अभी रिसीव नहीं हुई, रिसीव होनी है तो एसेट, फ्यूचर से कुछ भी लेना है तो एसेट। सेकंड इनकम, इस साल की इनकम है, इनकम मतलब कैपिटल में ऐड। पता ना बच्चे आपको? इनकम का मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। तो आपकी पॉइंट नंबर 3 एक्रूड इनकम भी हो गई। अब हम करते हैं लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, इसके बाद बेटा क्लास खत्म है आपकी। सर जल्दी से फिनिश करो। ओके बेटा जल्दी से फिनिश करते हैं। अब है बच्चे अनअर्न्ड इनकम, इसको बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आप समझ जाओ अच्छे से। अनअर्न्ड, अनअर्न्ड इनकम, या इसका दूसरा नाम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखो बच्चे नाम से पता चल रहा है अनअर्न्ड, अन अलग कर दो, अर्न अलग कर दो। देखो नाम से पता चल रहा है एक्रूड इनकम क्या था?
हमने अर्न तो कर ली थी, कमा तो ली थी, पर अभी रिसीव नहीं हुई थी, अभी एक्रू हुई थी, रिसीव करनी थी। अनअर्न्ड का मतलब क्या है? अभी अर्न नहीं की, अभी हमने कमाई नहीं, एडवांस में मिल गई। क्या हुआ जी? हमने अभी फीस अर्न नहीं की, इनकम अर्न नहीं की, पर हमें एडवांस में मिल गई। जैसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एग्जाम्पल से देखते हैं। ये है ईयर 1, ये है ईयर 2। बच्चे देखो, ट्यूशन देनी है मैंने ईयर 2 में, ट्यूशन मैंने देनी है ईयर 2 में, मुझे फीस रिसीव्ड हो गई ईयर 1 में। फी रिसीव्ड इन ईयर 1। पहले बताओ मेरी क्या इस साल की इनकम मानी जाएगी या इस साल की इनकम? सर हमें यह नहीं देखना कब कैश आया, आप जिस साल अर्न करोगे, जिस साल सर्विस दोगे, उस साल की इनकम। तो बच्चे मेरी इस साल की इनकम नहीं है, इनकम तो इस साल की है। ठीक है, तो बच्चे मुझे इस साल की इनकम एडवांस में मिल गई, कमाई नहीं अभी मैंने, अर्न नहीं की, मेरे पास पैसे आ गए, इसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो बच्चे ईयर 1 में इसके दो इफेक्ट बताओ क्या होंगे? एडवांस इनकम के ईयर 1 में दो इफेक्ट बताओ। पहला इफेक्ट, एक तो मेरे पास कैश में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश में ऐड। देखो जी, इस साल पैसा तो आ गया, कैश बढ़ जाएगा, एक इफेक्ट कैश में ऐड हो जाएगा। दूसरा, दिमाग लगाओ, जब मुझे एडवांस में पैसे मिलेंगे तो मेरी एसेट बनेगी फ्यूचर में या लायबिलिटी? एक तो बेटा कैश आ जाएगा, दूसरा इफेक्ट देखो, दूसरा बच्चा मेरे सिर के ऊपर एक लायबिलिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसा आ गया, अब फ्यूचर में मुझे देना है, मुझे सर्विसेज देनी है ना फ्यूचर में। बेटा अगर ध्यान से समझो इस बात को, क्या कहते हैं जी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक तो कैश आ गया, पहला इफेक्ट कैश में ऐड हो गया, दूसरा इफेक्ट मेरे सिर के ऊपर एक लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी क्या होती है? फ्यूचर में कुछ रिसीव करना है तो एसेट, फ्यूचर में कुछ पे करना है, कुछ देना है तो लायबिलिटी। अब फ्यूचर में मुझे सर्विसेज देनी है, आप सब ने मुझे एडवांस फीस दे दी है ना, मेरे सर के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। क्या लायबिलिटी? कि अब मुझे आपको सर्विसेज देनी पड़ेंगी, फ्यूचर में मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चे अगर एडवांस में कोई इनकम आ जाती है तो एक तो कैश में ऐड हो जाता है, दूसरा हमारे सिर के ऊपर एक लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी का मतलब फ्यूचर में पे करना है। आई बात समझ? तो बच्चे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक तो कैश है, दूसरा क्या है हमारे ऊपर? लायबिलिटी, कि अब हमें वो पे करनी है। होप सो आप सबको समझ आ गया। होप सो आप सबको समझ आ गया। कैसे जी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक तो कैश आ जाएगा, कैश में ऐड हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट सर हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एडवांस में पैसे आ गए हैं, अब सिर के ऊपर एक लायबिलिटी है कि हमें वो पे करना है, बदले में कोई काम देना है। तो बच्चे आज हमने चार चीजें सीखी हैं। पहली एक बात ध्यान से, अगर कभी भी बात है आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड की तो हमें पता चल जाएगा बात है इनकम या एक्सपेंस की। सॉरी, अगर है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की बात, इसका मतलब बात हो रही है एक्सपेंस की। अगर है एक्रूड की या अनअर्न की बात, मतलब है इनकम की। तो बच्चे आपको चार तरह की चीजें देखने को मिलेंगी: आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अनअर्न्ड, पहले एक्रूड करते हैं, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में ये चार ट्रांजैक्शन आ गई तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक तो इस साल का एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब लॉस, लॉस मतलब कैपिटल से माइनस, तो बच्चे एक इफेक्ट होगा कैपिटल से माइनस। सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा कर दिया, अभी पे करना है, पे करना है, देना है मतलब लायबिलिटी। सेकंड है प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस में ही पैसे दे दिए, एक्सपेंस है तो रिसीव तो होगा नहीं, पे ही होगा, है ना। तो बच्चे एडवांस में ही पैसे दे दिए, एक तो बच्चे कैश से माइनस हो गया, इस साल एडवांस में दे दिए कैश से माइनस। दूसरा हमारी बन गई एसेट। क्यों? क्योंकि एडवांस में पैसे दे दिए,
बदले में अब काम लेना है तो क्या हो गई एसेट। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब कमा तो ली पर अभी पैसे लेने हैं, कमा ली तो इस साल की इनकम, इनकम मतलब प्रॉफिट कैपिटल में ऐड। सेकंड थिंग बच्चे, अभी रिसीव करना है पैसा, लेना है तो एसेट। ऐसे ही अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम मतलब एडवांस में पैसे आ गए, एडवांस में ही पैसे आ गए, तो एक तो कैश आ गया, कैश में ऐड, दूसरा एडवांस में पैसे आए हैं तो बदले में कुछ देना है तो क्या है लायबिलिटी। ये 4 इंपॉर्टेंट नहीं बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, आपको विद लॉजिक समझा दिए गए हैं। क्यों ऐड होगा, क्यों लेस होगा, इसको फटाफट नोट कर लो और अच्छे से समझ लो। ठीक है, फटाफट 1-2 पॉइंट आपके क्वेश्चन में दिखा देता हूं, फिर आप सारा काम कर सकते हो। हाँ जी बेटा, वैसे आप अपना पहले होमवर्क ही सुन लो जरा। होमवर्क है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब हल्के से हमने जो पॉइंट छोड़ दिया ना बच्चे, इस कॉन्सेप्ट्स के बाद वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो बच्चे, बहुत सारी चीजें हैं जैसे कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, डिस्काउंट। बेटा देखो, ये सारी की सारी चीजें खर्चा भी हो सकती हैं, इनकम भी हो सकती हैं, सैलरी। ठीक है, अगर बच्चे हम इसको पे कर रहे हैं तो ये ट्रीट होंगे हमारे लिए एक्सपेंस, अगर हम इन सबको रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए ट्रीट होगा इनकम। एक तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक्सपेंस की बात है या इनकम की। सेकेंड थिंग, अगर है वर्ड आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड इनके साथ तो हम मानेंगे एक्सपेंस की बात है, अगर है इनके साथ वर्ड एक्रूड, अनअर्न्ड या फिर इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, तो बच्चे इसका मतलब है इनकम। ये याद कर लो, ये इट कैन बी एक्सपेंस, इट कैन बी इनकम, या तो पे और रिसीव लिखा होगा तब आइडेंटिफाई होगा, या फिर ये लिखा होगा तब आइडेंटिफाई होगा, अदरवाइज आइडेंटिफाई मैं भी नहीं कर सकता। होप सो क्लियर है आपको, नोट भी आपने कर लिया। अब बच्चे एक पॉइंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पॉइंट नंबर 6, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो जी ध्यान से, कमीशन मतलब क्या है, इनकम नहीं, कमीशन मतलब एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है, पर यहां लिखे ना रिसीव, रिसीव का मतलब क्या है, इनकम, और कौन सी रिसीव है, इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस यानी कि अभी हमने कमाई नहीं है, एडवांस में पैसे आ गए, तो बच्चे ये हो गई हमारी अनअर्न्ड इनकम। क्या हो गई, अनअर्न्ड इनकम। याद है ना, अनअर्न्ड इनकम का दूसरा नाम क्या था, रिसीव्ड इन एडवांस। तो बच्चे ये क्या है, रिसीव्ड इन एडवांस। तो अनअर्न्ड इनकम के 2 इफेक्ट बताओ। तो बच्चे जो कमीशन एडवांस में रिसीव हुई है, एक तो वो कैश में ऐड हो जाएगी, कैश आ गया। सेकंड, एडवांस में आई है, बदले में काम देना है, लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो बच्चे साथ साथ क्या हो जाएगा, ये लायबिलिटी में चली जाएगी। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एक तो कैश में ऐड, दूसरा हमारे सिर के ऊपर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में चली जाएगी। होप सो क्लियर है आपको। जो पॉइंट्स आपने छोड़ दिए थे, अब आप उसको अच्छे से कर सकते हो। और आप सबने इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप सबने करना है।
और जैसे ही आप इसको कर लोगे मुझे फोटो भेजनी है। सबसे पहले आपने यही क्वेश्चन करना है, अगर इलस्ट्रेशन 5 आपने कर दिया और वो सही हो गया, मैं बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। ये 4-5 लाइनें हैं, ये आपने करनी है, मुझे फोटो भेजनी है। अगर ये क्वेश्चन आपका सही हो गया तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, नहीं हुआ तो मैं आपको कॉल करूंगा और आपसे डाउट्स लूंगा। आज के लिए बच्चे इतना ही। अच्छा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट आपके अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो चुकी है। आज थोड़ा सा टॉपिक रह गया, नेक्स्ट क्लास में हम उसको ओवर कर लेंगे। होमवर्क अच्छे से करना, डाउट होगा तो कॉल करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।